दोस्तों नमस्कार। एक बड़ी डिमांड थी आप लोगों की कि सर साइंस पे स्पेशली आप काम नहीं कर रहे हो। तो आज विज्ञान को लेकर राजस्थान की एक ऐसी 3 फैकल्टियां जिन्होंने अपने विद्यार्थियों के बीच में बहुत बड़ा नाम कमाया है और जो अपनी विषय के प्रति एक प्रकार से आप एक कह सकते हो कि बड़े महारथी हैं। आज हमारे साथ साइंस में 3 बड़े नाम, फिजिक्स में संदीप जी शर्मा, बायोलॉजी में चेतन जी जोशी और रसायन विज्ञान में आमिन जी। तीनों का अपना एक बड़ा नाम रहा है, तीनों का एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। और यदि अपन सफलताओं को चेक करें पिछले कुछ वर्षों में, तो इन तीनों विषयों में आपको लगभग शेखावाटी अंचल की अपन बात करें, राजस्थान भर की अपन बात करें, तो बहुत सारे विद्यार्थी आपको इनसे पढ़े हुए और चयनित विभिन्न राजकीय विद्यालयों में आपको मिल जाएंगे। हमारा प्रयास यह है कि इन तीनों महारथियों के माध्यम से स्पेशली विज्ञान विषय में आपको एक ऐसा मार्ग निर्देशन मिले जिसके बाद आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़े। मैं क्रमशः बात करूंगा और एक ऐसी गाइडलाइन शायद आप लोगों के लिए हो, एक बेहतर रणनीति आप लोगों के लिए हो कि जो विज्ञान विषय को लेकर अलग अलग चीजें हैं कि सर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, कैसे और क्या करें, इसको लेकर एक संक्षिप्त में अपन एक चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संदीप जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रहा हूं। जी सर। फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसकी अपनी एक जटिलताएं हैं, हर कोई बच्चा ले नहीं पाता है और मेरिट और पेपर ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि क्या और कैसे क्या करें। तो यदि अपन सेकंड ग्रेड साइंस की बात करें और लैब असिस्टेंट को भी हम साथ में कवर करेंगे, एक फिजिक्स विषय को लेकर आपकी क्या राय है, कैसे बेटर तरीके से बच्चा इस विषय में कर सकता है? सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाला, लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करने वाला या वो ग्रेड फर्स्ट की भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को फिजिक्स में नॉर्मली किन बातों को ध्यान में रखकर, और स्पेशली मैं सेकंड ग्रेड के संदर्भ में चाहूंगा कि किन बातों को ध्यान में रख के उसको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, इसको लेकर आप बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें। भौतिक शास्त्र विषय के संदर्भ में बायो का जो विद्यार्थी है उसके लिए थोड़ी सी परेशानी उसको महसूस होती है, क्योंकि वो विद्यार्थी 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ता है, उसके बाद एक बहुत लंबा अंतराल, एक बहुत बड़ा गैप उसको मिलता है कि उस अंतराल में उसको कहीं भी फिजिक्स पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो उस विद्यार्थी के लिए जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उस विद्यार्थी के लिए एक ये नई शुरुआत होती है। और फिजिक्स में एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो बेसिकली अपनी ट्रेडिशनल एग्जाम्स की बजाय थोड़ा डिफरेंट होता है। ट्रेडिशनल एग्जाम में जैसे हम जीके की बात करें तो जीके में पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे कोई भी आपकी कैपिटल पूछ लिया, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पूछ लिया। लेकिन फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि भाई ऐसा होता तो क्या होता। तो हमें प्रिपरेशन जो करनी है इसके लिए, स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट के हिसाब से उन्हें उसके बारे में हमें थोड़ा सा अप्लाइड अप्रोच हमें रखनी पड़ती है। हर टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, उसके कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर टॉपिक का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, उसकी मेथोडोलॉजी अगर आपको प्रॉपर अगर आपको पता है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रटने से या याद करने से आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। और जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जितनी आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं मेरी तरफ से आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप फिजिक्स के सब्जेक्ट्स की करेंगे, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। निश्चित रूप से संदीप जी ने बहुत कुछ बता दिया है और संदीप जी का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। शेखावाटी अंचल में एक बहुत बड़ा नाम है इनका। फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और रियल में इन्होंने जो बातें बताई हमें वही अप्लाई करनी पड़ेंगी, यानी एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट चीज है। और सर एनसीईआरटी में यदि फिजिक्स को यदि पढ़ना चाहे तो क्या हेल्पफुल रहेगी बायो सेकंड ग्रेड के हिसाब से? सर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वेदर आप अगर आईएएस की भी अगर प्रिपरेशन करते हो, तो एनसीईआरटी है उसी को आपको बेस बना के चलना चाहिए। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसको आप लाइन टू लाइन पढ़ें। हर लाइन जो है, हर लाइन के अंदर क्वेश्चन है।
हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ही बेस्ट हैं। सेकंड ग्रेड के लिए यदि आप प्रिपेयर करते हैं, लैब असिस्टेंट के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं तो एटलीस्ट आपको 12th लेवल तक की आपको एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक को आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर पाओगे। निश्चित रूप से मार्ग निर्देशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और मैं इस वीडियो के बाद में सर से जो बुक लिस्ट होगी वो भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे कि फिजिक्स विषय के लिए सेकंड ग्रेड के लिए क्या और बेटर आप कर सकते हैं। कंप्लीटली आपको ये बता दिया जाएगा ताकि आप आराम से उन चीज़ों को कर पाएँ। मैं रुख करूँगा चेतन जी जोशी की तरफ। सर का एक बड़ा नाम है शेखावाटी अंचल में, और बड़ा नाम कमाया है इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सादगी से। चेतन जी, बायो विषय में आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर, बच्चे को कहाँ से क्या तैयारी शुरू करनी चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर चीजें हो सकती हैं जिनसे बच्चे को ये जो बड़ा माहौल होता है कि सर कोचिंगों से पर्सन नहीं आते हैं, कोचिंग करने से कोई फायदा नहीं मिला। और मैं ये भी चाहूंगा आप तीनों से कि पहली बार एक हम ऐसा कुछ करें बेटर ऑनलाइन, स्पेशली बच्चों की बड़ी डिमांड रहती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी आप लोगों से कि ऑनलाइन आप तीनों एक ऐसा कंटेंट हमारे इस अवनी एजुकेशन ऐप पे आप प्रदान करें, स्पेशली सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के बच्चों के लिए, कि उनको कहीं भटकना नहीं पड़े। इसको लेकर आप बच्चों को थोड़ा सा बताएं कि बायो में कैसे बच्चों को क्या करना चाहिए। पहले तो सब बच्चों को नमस्कार। हम लोग बायोलॉजी की तैयारी जो है वो कैसे प्रारंभ करें। बायोलॉजी की तैयारी को प्रारंभ करने के लिए पहला बेस, अभी डॉक्टर संदीप जी ने आपको जैसे बताया कि हम लोगों को एनसीईआरटी की बुक की लाइन टू लाइन हम लोगों को पढ़नी है। देखिए, ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं ये सारी की सारी रेफरेंसेस किताबों से लिखी होती हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन में क्वेश्चन निकलता है, लेकिन उसको समझने के लिए, उस तक अप्रोच पहुंच लेने तक, उसकी अप्रोच करने के लिए आपको एक मार्गदर्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ना इतना आसान नहीं है। और स्पेशली बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, जो हिंदी मीडियम में जो एनसीईआरटी आती है, उसको पढ़ना तो बहुत टिपिकल काम हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि इंग्लिश में लैंग्वेज में कुछ कह रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में बात कुछ और हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में ही रूटीन में पढ़ते रहते हैं, हिंदी में जब वो एकदम से वर्ड हमारे सामने आता है तो हम पहचान ही नहीं पाते कि यार ये वर्ड कहीं पर है भी क्या। तो एक प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको तो बायोलॉजी के अंदर हो या फिजिक्स के अंदर हो या केमिस्ट्री में हो, और स्पेशली बायोलॉजी में तो पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने ही पड़ रहे हैं एक प्रकार से हिंदी की तरह। तो आप लोगों को ये चाहिए कि एनसीईआरटी को तो अपना बेस बनाएं। एनसीईआरटी के अलावा अभी कुछ टाइम बाद में मैं सर से डिस्कस कर ही रहा था, धीर सिंह जी कह रहे थे कि सर आप बायोलॉजी के कुछ मॉड्यूल्स निकाल दें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो जल्दी ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मॉड्यूल्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। अति शीघ्र कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपको मॉड्यूल इनके अवेलेबल करवाएं, जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सके। जब आप ऑब्जेक्टिव पर्सन की प्रैक्टिस करें तब विद्यार्थियों एक बात जरूर ध्यान रखें, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें, जल्दबाजी न करें टिक लगाने में। चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़कर आप लोग हर एक ऑप्शंस पर पहले तो ये तय करें कि अगर ये सही है तो क्यों सही है, और ये गलत है तो क्यों गलत है, क्योंकि आपको अप्रोच क्यों तक करनी पड़ेगी, सवाल के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न था, कुछ क्वेश्चन तो इजी आते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको उस लेवल पर अप्रोच करनी ही पड़ेगी, आपको सब्जेक्ट के कंसेप्ट ही पढ़ने पड़ेंगे। और एक विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप नोट्स 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 नोट्स, बस नोट्स मिल जाए पढ़ ले। नोट्सों से कुछ नहीं होता है, आपको टीचर का मार्गदर्शन चाहिए ही चाहिए, और वो भी एक क्वालिटी वाले टीचर से आपको मार्गदर्शन चाहिए। आप सब्जेक्ट की स्किल्स को कैसे डेवलप करें, हम लोग किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे समझें, और उसको समझने के बाद में खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। हम लोग सामान्यतः क्या कर रहे हैं, दूसरों के नोट्स पढ़ते हैं। किताबें पढ़िए, आपको जो अच्छी किताबें मिलती हैं, धीर सिंह जी सर की जैसे साइकोलॉजी किताब है, बहुत अच्छी मेहनत करके कई रेफरेंसेस किताबें यूज करके इन्होंने अपना पूरा कॉन्क्रीट मसाला निकाला है। तो इस तरह की किताब मिलती है, उसको पढ़िए, लेकिन नोट्स जो है वो आपने खुद के बनाइए।
आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, टेलीग्राम पर देखो, व्हाट्सएप पर देखो कि साहब नोट्स शेयर, नोट्स आ गए तो पढ़ लेंगे। बच्चों, नोट्सों से कभी पढ़ाई नहीं होती है। नोट्स अपने खुद के बनाइए, किताबों को पढ़िए, लाइन टू लाइन चीजों को समझिए, क्योंकि बार बार में ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। अभी आने वाले समय में आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और भी एग्जाम्स की काफी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको ये चाहिए कि हमारा बायोलॉजी हमें किस टीचर से पढ़नी है, फिजिक्स हमें किस टीचर से पढ़नी चाहिए, साइकोलॉजी हमें किस टीचर से पढ़नी चाहिए और केमिस्ट्री हमें किस टीचर से पढ़नी चाहिए। ये आपको खुद को स्वयं को तय करना है, क्योंकि हमें क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना। मैं विद्यार्थियों को हमेशा एक बात कहता हूं क्लास के अंदर कि हम आपके अंदर स्किल्ड डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो विद्यार्थी एमएससी जो चल रही है, एमएससी में नॉर्मली स्थिति ये बन पड़ चुकी, आज की स्थिति ऐसी है कि विद्यार्थी क्लासों में एमएससी के टाइम में कम आते हैं, तो उन्होंने एमएससी में रेफरेंसेस किताबें पढ़ते नहीं है, इसलिए उनका नॉलेज इतना क्षीण है कि उनको फिर जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उन विद्यार्थियों के सामने यदि कोई, फॉर एग्जाम्पल के लिए कई जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि भाई कम क्वालिटी वाले जो टीचर्स हैं वो भी अगर क्लास में खड़े हो जाते हैं तो अपने को तो लगता है कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। फिर कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लेकिन हमें अब ये नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है कि एमिनो एसिड का कैटाबॉलिज्म कहां चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमें यह पढ़ना है ऑर्निथिन साइकिल कहां चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमें यह पढ़ना पड़ेगा यहां पर। आज का जो पैटर्न है एग्जाम्स का वो पूर्णतया चेंज हो चुका है। तो टिप्स के रूप में ध्यान रखें, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएं, और इसके अलावा जल्दी ही आपको बायोलॉजी के मॉड्यूल अवेलेबल होंगे जो हर लेवल के एग्जाम्स को कवर करते हुए रहेंगे और आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बहुत सुंदर, चेतन जी ने आपकी लगभग समस्याओं का समाधान कर दिया। सर ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताया, नोट्स नोट्स नोट्स। अधिकतर मुझे लगता है 70% बच्चे केवल इन नोट्स के चक्कर में रह जाते हैं। और सर इस बार आपका जो बायो का सेकंड ग्रेड का पेपर था, मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद 40% ही मेरिट रह सकती है। तो उसका रीजन शायद ये है कि बच्चे सीरियसली पढ़ ही नहीं रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि कोरोना के बाद में एक सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है विद्यार्थियों के अंदर, जो उनकी साइकोलॉजी मैंने रीड की है कि उनके अंदर, जैसे बीएससी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में बच्चा पढ़ता है कि सर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो बता दो, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो बता दो कि बस हमारा काम निकल जाए। बच्चों, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, हमें हमारे कंपटीशन लेवल पर हर टॉपिक को क्लियर करना पड़ता है। कई बार सवाल ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो स्किप ही हो जाते हैं, उनकी जगह पर दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड ग्रेड बायोलॉजी के अंदर मैंने भी जिन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया था, उनको जैसे काफी चीजें पढ़ाई थी, तो बायोलॉजी के अंदर वो मुझे उस समय कहा करते थे, सर आप बहुत डिटेल में पढ़ाते हो, इतना आएगा क्या। लेकिन जब उन्होंने एग्जाम दिया तब उन्होंने कहा कि सर वास्तव में आनंद आ गया, आपके कारण ही हमारी बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही हुए हैं। तो आप लोगों को भी बच्चों, हमें सब्जेक्ट को गहराई से समझने की आवश्यकता है। आप खुद तय मत कीजिए कि हमें कितना पढ़ाया जा रहा है, कितना पढ़ना है। आपको जितना मैक्सिमम मिले आप लेने की कोशिश कीजिए, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत सही। मैं अब चाहूंगा कि रसायन विज्ञान को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर झुंझुनू का एक जाना माना नाम है आमीन जी गौरी, और इन्होंने इस विषय को बहुत जिया है, इस विषय में बहुत सारे बच्चों को सफल बनाया है। तो आमीन जी, मैं चाहूंगा कि रसायन विज्ञान को लेकर सेकंड ग्रेड बायोलॉजी में आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर हो सकता है, बच्चे को कहाँ से क्या शुरुआत करनी चाहिए, और बच्चा कैसे बेटर कर पाए कि जो 40% तक बच्चों के नंबर नहीं बन पा रहे हैं, इससे बहुत आगे कैसे निकले, इसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी? धन्यवाद सर, धीर सिंह जी का, फिर सभी साथियों का। जैसे अभी चेतन जी ने हैं, संदीप जी ने हैं, इन सब ने जितनी बातें थी मतलब बता दी, कुछ इतना कुछ बचा नहीं है। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी चेतन जी ने बताया खूब सारी बातें आपको कि किस तरह से एग्ज़ाम में आपको जैसे एनसीईआरटी वगैरह किताबें पढ़नी है, कैसे आपको कौन सा लेवल आपको लेके चलना है, कहाँ तक आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे अभी थोड़ी समस्या बता रहे थे वो कि बच्चों की आजकल यही समस्या है कि बीएससी ढंग से नहीं करते। वो बीएससी में वही पैटर्न चल रहा है कि जैसे 5 क्वेश्चन, अभी जैसे बच्चे हमारे पास भी आते हैं, सर 5 क्वेश्चन निशान लगा दो, हम पढ़ के उसको पास हो जाएं। लेकिन उसी चक्कर में बच्चों का नॉलेज थोड़ा डाउन हो गया, और नॉलेज डाउन हो गया पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड आते ही बच्चे के उसमें थोड़े से रुट जाते हैं फिर। और केमिस्ट्री में तो क्या देखो, आपको पता है फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, 3-4 अलग अलग ब्रांचें हैं, और उनमें अधिकतर बच्चों की समस्या रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शंस वगैरह आती हैं। अब बच्चे क्या उसको रटते हैं,
रटने के बाद एग्जाम में उसका जो पैटर्न है थोड़ा सा रिएक्शन का थोड़ा घुमा के पूछते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आती कि ये रिएक्शन कौन सी है, उस थोड़ा सा घुमा के थोड़ा उसका अप्लाइड क्वेश्चन आता है और बच्चे उसको कर नहीं पाते क्योंकि उस रिएक्शंस के बारे में या उस टॉपिक के बारे में बच्चे सिर्फ सरफेस का पढ़ते हैं। और जैसे एनसीईआरटी के बात जैसे सर बता रहे थे अभी, एनसीईआरटी में क्या है कि टॉपिक दे रखे हैं, अच्छे दे रखे हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेफरेंस बुक की भी साथ में आवश्यकता पड़ती है। आपके लिए उसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा मार्गदर्शक भी आपके साथ हो। रेफरेंस किताब देखोगे आप या जैसे आप एनसीईआरटी किताब देखोगे तो उसमें किताब की आगे जो थ्योरी का दे रखा है वो पढ़ के अगर आप पीछे वाले क्वेश्चंस करोगे तो आपसे पीछे वाले क्वेश्चंस होंगे नहीं, क्योंकि जो टॉपिक दे रखे उन टॉपिकों को आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आप पीछे वाले क्वेश्चंस उसके आराम से सोल्व कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छी सी रेफरेंस बुकें आपको ध्यान रहे, अच्छा आपके पास मेटर हो, अच्छा कोई आपको गाइड करने वाला हो, अच्छा कोई आपका मार्गदर्शक हो। उस हिसाब से अगर आप ढंग से तैयारी करें तो केमिस्ट्री वैसे इतना हार्ड नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को कॉमन सब्जेक्ट हैं। जो बायो जो बच्चे पढ़ते हैं, जो फिजिक्स पढ़ते हैं, उनके बीएससी तक रहती है केमिस्ट्री सबकी। तो अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो अपने आरपीएससी का स्टैंडर्ड यही रहता है कि बच्चों को केमिस्ट्री के अंदर बेसिक चीज़ें आती है एग्जाम में, और जो बेसिक चीज़ें अगर ढंग से आराम से अगर वो बच्चा कर ले तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं सर। मतलब मेरे चीज एक ही समझ में आई है, साइंस का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आप तीनों की बातों से समझ में आया कि ये विषय कॉन्सेप्ट बेस्ड विषय है और इसमें कहीं ना कहीं हमें गहराई तक उतरना पड़ेगा, हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा और इस नोट्स के दायरे से, संकीर्ण दायरे से, 1 वीक सीरीज के दायरे से, 5% 10% इंपॉर्टेंट वाले दायरे से बाहर निकलकर एक कड़ी मेहनत और सही मार्ग निर्देशन में मेहनत, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस में यदि बच्चा मेहनत करे तो निश्चित रूप से इस विषय में बहुत बेटर किया जा सकता है। हमारा ये प्रयास रहेगा, मेरा निवेदन भी रहेगा इन तीनों विद्वत जनों से कि एक मिलकर और बायोलॉजी सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली आप लोग ऐसा कंटेंट उपलब्ध करवाएं ताकि बच्चे को, राजस्थान भर के बच्चे को कहीं भटकना नहीं पड़े। ये मेरा निवेदन रहेगा। तो मैं चेतन जी से बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल इस- सर, आपके निवेदन पर हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ में मिलकर लाभ दे सकें। जी सर। विद्यार्थियों में एक बात कहना चाहूँगा, गांव में एक बात कहते हैं हमेशा कि लावणी करना, स्टार्ट करना लावणी को, जब लावणी आती है तो लावणी को प्रारंभ करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन लावणी को समाप्त करना बहुत मुश्किल होता है। विज्ञान का जो सिलेबस है, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको अंतिम कड़ी तक ले जाना ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। ये वही व्यक्ति ले जा सकते हैं जिन्होंने उस सब्जेक्ट को जिया है, उस सब्जेक्ट से प्रेम किया है, उस सब्जेक्ट को अपना समय दिया है। होता क्या है, हम कहीं भी जाते हैं, स्टार्टिंग में एक दो टॉपिक, नॉर्मली देखो हर व्यक्ति का एक दो टॉपिक ठीक मिलता है, लेकिन पूरा ओवरऑल अगर सब्जेक्ट देखें तो कितने लोग उस चीज को करवा पाते हैं। कई बार बच्चे जैसे चर्चा करते हैं तो बात आती है कि साहब 4 महीने में, मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि 4 महीने में ना तो सेकंड ग्रेड की बायोलॉजी हो सकती है, ना केमिस्ट्री हो सकती है, ना फिजिक्स हो सकती है। कम से कम 8 महीने लग जाते हैं इन सब्जेक्ट को, इन विषय को गहनता के साथ जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, कंसेप्ट के साथ जब पढ़ने लगते हैं तब। इसलिए आप अपने दिमाग में एक तो सेटअप बना लीजिए कि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको अपने आप को 8 से 10 महीने तो देने ही देने पड़ेंगे, तभी आप अपना सिलेक्शन दे सकते हैं। जी सर, अब आप तो बताइए। संदीप जी, मैं इसको लेकर ये भी चाहूंगा कि जैसे हम, आप ऑनलाइन कंटेंट तो दें, क्या एक आप लोग तीनों मिलके सीकर जैसे मुख्यालय पर बच्चों के लिए क्या एक ऐसा कोई एक टारगेट बैच आप लोग स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है, जो किसी एक फैकल्टी की वजह से कि आज हमें ये कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ रही है, ये करनी पड़ी है। यदि आप 3 लोग मिलकर यदि अपन काम करें इसको लेकर स्पेशली, और एक बैच स्पेशली एक ही बैच चलाया जाए और उस बैच को बहुत गजब तरीके से, मतलब एक डिफरेंट लेवल पे हम लेके जाएं ताकि बच्चों को रियल में फ़ायदा हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आप लोग, मुझे लगता है कि एक बड़ा बच्चों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि 3 फैकल्टियों का और तीनों का एक बहुत अच्छे लेवल का होना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? तो इस दिशा में हम लोग काम करेंगे जी जी। और हमारा प्रयास है वो इस दिशा में बिल्कुल सकारात्मक रहेगा
क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ फिजिक्स सिलेक्शन देगा हाँ, सही ये बात है। इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, तीनों सही। सब्जेक्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जितनी इम्पोर्टेंस फिजिक्स की है उतनी इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री और बायो की भी है। तो हम इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास करेंगे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को तीनों सब्जेक्ट जो हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक अच्छे लेवल के ऊपर मिलें, जिससे विद्यार्थी इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा पाएं और अपने सपनों को इसमें साकार कर सकें। मैं सर कुछ चंद लाइनें कहीं पढ़ी थी जो मैंने मेरे जीवन का ध्येय बनाया है, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं और हमेशा मेरे क्लास के विद्यार्थियों से शेयर करता हूं। मैं आज इनसे भी शेयर करना चाहूंगा कि तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं, जिंदगी में जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर उठ खड़े होना, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जो आज तुझसे आगे हैं वो कल तुझसे पीछे होंगे, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। वाह। तो आशाएं जो हैं, आशा मत छोड़ना। हमें पूर्ण मेहनत से, पूर्ण ईमानदारी से हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है और अपने आप पर यह भरोसा रखना है कि अगर मैं किसी कंपटीशन के लिए या किसी भी कार्य के लिए प्रयास करता हूं तो मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें, फिर उसके बाद शुरुआत करें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सुंदर संदीप जी ने बहुत ही अच्छी लाइन के साथ मुझे लगता है कि आपको सब कुछ बता दिया है कि जो पूरी रणनीति होती है हमारी सिलेक्शन की वो इन लाइनों में छुपी है। बस आपको भी बेटर करना है, जैसे मैं एक बेटर करने का प्रयास कर रहा हूं, हम मिलके एक बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ आपको जोड़ा जाए जो रियल में मेहनत के लिए जाने जाते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, जरूरी नहीं कि आप हमारे साथ जुड़ें, आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करके सर ने जो चीजें बताई हैं उनके साथ भी आप बहुत बेटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दौड़ में शामिल होना, और ये शामिल होने के लिए इंतजार मत करें, आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसा चेतन जी ने बताया है कि एक लंबे समय वाला विषय है, तो तुरंत इस चीज को क्रियान्वित करें कि मुझे कैसे और क्या करना है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाली परीक्षाओं के लिए। सर करें समाप्त? बिल्कुल। आमीन चंद जी, कुछ लाइनें। हाँ जरूर जरूर। तुंदई लाख मुखालिब हो, ए उकाब तू न घबराना, ये हवाएं तो चलती हैं, ये हवाएं तो चलती हैं तुझे ऊपर उठाने को, तुझे ऊपर उठाने को। तो बच्चों हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दो, शॉर्टकट रूट को छोड़ दीजिए, लॉन्ग रूट पर चलिए, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। थैंक यू। बहुत सुंदर। चलिए, थैंक यू आप सभी को, शुभकामनाएं, और प्रयास रहेगा कि सर के माध्यम से हम बुक्स लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा आपके लिए। क्या बेटर किताबें हो सकती हैं, क्या और बेहतर आप इस विषय में कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास रहेगा। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।